हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है chem.rk में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, केमिस्ट्री का ये हमारा चौथा लेक्चर है और चैप्टर का नाम आपको पता है सॉलिड स्टेट है, जो कि बीएससी सेकेंड सेम की क्लासें चल रही हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 जिस बच्चों ने नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जा करके एक एक लेक्चर वहाँ से देख सकता है। विशेष बात यह है कि हमारे लेक्चर के साथ साथ आप पढ़ाई के साथ साथ आप उसमें नोट्स बना सकते हैं। आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। इनकेस अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करें, और हम तो यही कहेंगे सब बच्चों से कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि केमिस्ट्री क्लास बहुत अच्छी चल रही है। सारे आपके टॉपिक बाय टॉपिक कराए जाएंगे, लेक्चर बाय लेक्चर कराए जाएंगे। अब किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, इसी को हम देखते हुए हम ज्यादा बात ना करते हुए हम अपने सीधे टॉपिक पर पहुंचते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो क्रिस्टली सॉलिड जो होते हैं, क्रिस्टल सॉलिड जो होते हैं, हमने देखा था 4 टाइप के देखे थे कल। पहला देखा था हमने, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आयनिक ठोस। दूसरा देखा था हम लोगों ने इसी में सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस। अब सहसंयोजक ठोस को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है नेटवर्क ठोस के नाम से भी जानते हैं उसको, नेटवर्क ठोस। तीसरा हम लोग देखेंगे यहां पर, एक देखा था हमने धात्विक ठोस। तीसरा धात्विक ठोस, और चौथा देखा था हम लोगों ने, मान लो ऑर्डर इधर उधर हो सकता है लेकिन वो 4 टाइप देखने को मिलेंगे अपन को। चौथा मिलेगा आणविक ठोस। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो आयनिक ठोस को तो बोलेंगे हम लोग आयनिक सॉलिड, और इसको बोल सकते हैं नेटवर्क या कोवलेंट सॉलिड, या कह सकते हैं हम लोग क्या, नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड, इसको बोला था हम लोगों ने मेटालिक सॉलिड, और इसे बोलेंगे हम लोग क्या, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, जो क्रिस्टल सॉलिड होते हैं वो हमारे देखने को मिलते हैं 4 प्रकार से। क्रिस्टल ठोस, जिसमें से हमने लेक्चर 3 में चर्चा की थी आयनिक ठोस की। दूसरा हम लोगों ने देखा था, आज हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक ठोस, फिर हम पढ़ेंगे मेटालिक सॉलिड, फिर पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें हम लोगों ने एक चर्चा देखी थी, इसमें देखा था कि जो भी ऋणायन पार्ट होगा वो धनायन से घिरा होगा, और जो धनायन पार्ट होगा वो ऋणायन से घिरा होगा। यानी कि धनायन और ऋणायनों के आधार पर उनका जो अनुपात होता है उसके आधार पर हम लोग संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिज्या का अनुपात क्या होता, तो त्रिज्या का अनुपात देखा था इसमें हम लोगों ने क्या, R+ डिवाइडेड R-। सेकेंड क्वेश्चन इसमें हमने देखा था, इस टाइप से स्ट्रक्चर देखा था, जैसे Na था तो ये Na पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा, फिर Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा। उसी भी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव। फिर देखेंगे हम लोग Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, फिर Na पॉजिटिव, फिर Cl नेगेटिव। इसी भी यहाँ पे हम लोग और देखते हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे इतने में कि सारे के सारे जो आयन हैं, कैटायन हो चाहे वो एनायन हो,
सभी में एक बात हमें कॉमन देखने को मिल रही है कि जो कैटायन वाला पार्ट है वो वाला पार्ट एनायन से कवर्ड है और जो एनायन वाला पार्ट है वो कैटायन से कवर्ड है। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? हमने बोला जो धनायन वाला पार्ट होगा वो ऋणायन वाले पार्ट से कवर्ड होगा और जो ऋणायन वाला पार्ट है वो धनायन से कवर्ड होगा। तो इसकी व्याख्या हम लोग कल समझे थे। मान लो Na है तो Na पॉजिटिव मतलब क्या है, सोडियम कैटायन कहेंगे इसको, सोडियम कैटायन। और जो Cl है इसको बोलते हैं क्लोरीन एनायन, क्लोरीन एनायन। क्लियर है यहां तक? तो जो सोडियम कैटायन है वो हमारा क्लोरीन आयन से कवर्ड है, इस टाइप से बना होता है। उसी प्रकार जो Cl आयन है, क्लोरीन आयन है, वो सोडियम से कवर्ड होता है। तो कल हमने इतनी चर्चा कर ली थी और इनमें आयन होते हैं इसलिए इनमें क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है क्योंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन प्लस मुक्त आयन को यहाँ पर रिलीज करता है। आज हम पढ़ रहे हैं हम लोग सहसंयोजक ठोस, इसको बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड में एक बात समझ में आती है या सहसंयोजक ठोस आता है, उसमें से हमको एक बात सीखना है जो कि विशेष रहेगी। नेटवर्क सॉलिड में जो भी पार्टिकल रहेंगे, जो भी कण रहेंगे, तो उनके मध्य में एक बल कार्य करता है और उस बल का नाम है सहसंयोजक बल। क्लियर है? यानी कि मान लो कोई दो कण है, दो पार्टिकल है, 1 2 3 ऐसे 4 मान लिए, यानी कणों की क्या है, व्यवस्था है, कणों की व्यवस्था। तो ये जो पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में हम देखेंगे एक बल कार्य करता है, जिसे बोलते हैं कोवेलेंट फोर्स। यानी कि कह सकते हैं कि जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो जुड़े किससे होता है, सहसंयोजक बंध के द्वारा। सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा ये जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तक सहसंयोजक बंध होने के कारण इनमें कणों में त्रिविम जालक जैसी संरचना बन जाती है। जैसे एक संरचना यहां पर देखेंगे, इस संरचना को बोलेंगे हम लोग त्रिविम संरचना, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं इस टाइप से। इस संरचना को बोलते हैं त्रिविम संरचना। या त्रिविम जालक भी कह सकते हैं संरचना के अलावा। त्रिविम संरचना लिख देते हैं पहले हम, या हम लिख सकते हैं त्रिविम जालक। त्रिविम जालक, त्रिविम जालक होने के कारण, त्रिविम जालक होने के कारण क्या होते हैं, ये अत्यधिक कठोर होते हैं। हम यहां पे लिख देते हैं, ऊपर वाला पार्ट हटा देते हैं, ऊपर कोई मतलब नहीं है अभी, तो ये वाला पार्ट हटा देते हैं। अब इस वाले पार्ट की चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ दो की है। त्रिविम जालक होने के कारण ये कठोर होते हैं, ये कठोर होते हैं तथा भंगुर प्रकृति के होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। ठीक है यहां तक? अब कठोर तो देखो जिसमें
उदाहरण में लेते हैं, जैसे मान लो हमने कहा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कठोर है, बट जी विद्युत का सुचालक है। हीरा ले लो, विद्युत का सुचालक है। तो हीरा जो होता है, डायमंड होता है, ये बहुत कठोर होता है, बहुत सॉलिड है। ग्रेफाइट सॉलिड है, बट जो विद्युत का सुचालक है, ये कुचालक है। ये ग्रेफाइट में इसलिए होता है क्योंकि जो ग्रेफाइट की संरचना होती है, ग्रेफाइट की जो संरचना होती है, एक परतीय संरचना होती है, एक परतीय संरचना होती है। जैसे एक रफली डायग्राम बनाते हैं हम लोग, हालांकि आपका डायग्राम आना नहीं है, बट थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए। जैसे ये बन गया, जैसे ये बन गया, दूसरा। अब चाहो तो उसको अंदर डायग्राम नहीं बना सकते, अपन ऐसे ही कर सकते हैं। और दूसरा एक और ऐसे हम लोग देखेंगे इधर पे, हम इसको साफ कर सकते हैं, इसमें कोई भी जरूरत नहीं है हमारे यहाँ पर संरचना के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। और एक हम लोग देखते हैं इसी टाइप से, और देखेंगे ऐसे की संरचना बनेगी। तो इसी व्याप पे हम लोग देखेंगे, किसमें, तीसरी संरचना पर देखेंगे ऐसे, ठीक है। और फिर हम इसको ऐसे देखेंगे, फिर इसको हम लोग ऐसे देखेंगे। तो इस टाइप की संरचना बनेगी। और एक मान लो हमने यहां से ले ली, अनुप्री ले लेते हैं हम लोग, एक और संरचना बना देते हैं। ऐसे बना देते हैं संरचना। तो इस संरचना में बन जाती है। तो ये क्या करते हैं, मान लो कहीं जोड़ देते हैं इस टाइप से, पता नहीं है क्योंकि ऐसे तो डायग्राम में टाइम लग जाएगा। तो इस संरचना की ये क्या है, संरचना जो है वो हमें परतदार बन जाती है, लेयर टू लेयर है। मान लो लेयर 1 मान लो, ये लेयर 2 मान लो, और ये लेयर 3 मान लो। तो ये लेयर होने के स्लिपरी होने की वजह से ये फिसलते हैं। फिसलने की वजह से इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगता है। स्लिपरी होने की वजह से, परत खिसकने की वजह से परत खिसकने से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, अब ऐसे साफ साफ लिख दें, इलेक्ट्रॉन का गति लिख देते हैं, गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन गति, इलेक्ट्रॉन हटा दो, इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। इसलिए ग्रेफाइट जो होता है एक हमारा विद्युत का कुचालक, सुचालक है, जबकि हीरा हमारा विद्युत का कुचालक होता है। तो इसमें साफ साफ लिखा है कठोर प्रकृति के होते हैं, भैया होते हैं, भंगुर है, ठीक है, प्रकृति। तो इसमें दो धारण है। क्वेश्चन हमारा यह आता है कि कठोर प्रकृति होने की वजह से इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, लेकिन एक विशेष अपवाद है, स्वरूप है, इसको बोलते हैं क्या, ग्रेफाइट। ये अपवाद आ जाता है। तो लेकिन ये हमारा विद्युत का सुचालक होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताएं, हमें कमेंट करें फटाफट। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था ग्रेफाइट को, ग्रेफाइट समझा जी अपवाद स्वरूप है, ये अपवाद है, एक्सेप्शनल केस में आता। तो ये जो हमारे पास जो सहसंयोजक ठोस होते हैं ये अत्यधिक कठोर होते हैं। कठोर होने के साथ साथ ये क्या करते हैं, इनके गलनांक, अगर इनके मुख्य लक्षण की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग, मुख्य लक्षण पहला
अत्यधिक कठोर, अत्यधिक कठोर उदाहरण में हीरा, जब इसकी डायमंड शेप संरचना होती है। जो नहीं जानते तो देख लें यहाँ पर, ये डायमंड जो है इस टाइप से संरचना को शो करता है, स्ट्रक्चर बताता है। तो हीरा हो गया, इनमें क्या होते हैं, फेस होते हैं इस टाइप से। दूसरा हम लोग देखेंगे, सॉलिड होने की वजह से इनका गलनांक उच्च होता है, इनका गलनांक उच्च होता है। ठीक है। तीसरा है, ये जीएंट मॉलिक्यूल भी होते हैं, जीएंट मॉलिक्यूल ऐसे कह सकते हैं, बृहद अणु, भी कह सकते हैं। चौथा, इन्हीं में हम लोग बताते हैं किसमें, उदाहरण के लिए हमने आपको बताया जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है और कार्बन सल्फाइड रहेगा, कह सकते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड। ये हमारे 3 उदाहरण है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक बंध के उदाहरण है, या सहसंयोजक बंध या सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क सॉलिड, किसी भी नाम से यहाँ से पेपर में आपके आ सकता है। तो आपको 3 इसके उदाहरण आपको याद रखना है। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था किसके भाग का, हमने आपको इसके पहले पढ़ाया था, कौन सा पढ़ाया था आपको याद है कि नहीं है? हमने आपको पढ़ाया था इसके पहले जी, हमने पढ़ा दूसरा, 4 प्रकार के देखे हम लोगों ने। तो ये पढ़ रहे हम लोग कौन सा, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। इसके पहले हमने पढ़ा था आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस के उदाहरण आपको पता है, जैसे कि NaCl है, KCl है, KClO3 है। तो ये सारे उदाहरण आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा अब MCQ के आधार पर सीधा सीधा ऑप्शन लिख देगा। हम उसके क्वेश्चन कराएंगे, पहले ये थ्योरी हो जाए थोड़ी सी, और आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब हम तीसरा पार्ट देखेंगे जो कि रहेगा हमारे पास आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। ये तीसरा पार्ट रहेगा क्रिस्टलीय सॉलिड में के जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, इसका तीसरा पार्ट है। आणविक ठोस में जो कण होते हैं वो कणों के रूप में ना रह करके अणु के रूप में प्रेजेंट होते हैं। हम लिख देते इसको, आणविक ठोस में अवयवी कण, कई बच्चे अवयवी कण नहीं जानते होंगे, जैसे कि परमाणु, अणु, आयन, ये अवयवी कण कहलाते हैं। तो आणविक ठोसों में अवयवी कण अणु के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। जैसे मान चलो हमने कहा कोई ये है, तो ये हमारे पास अणु हो गया, ये दूसरा ए बी अणु हो गया, ये तीसरा ए बी अणु हो गया। तो इस टाइप से हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पास क्या है, अणु के रूप में है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पास, अणु।
इसी व्यवस्था के आधार पर हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आणविक ठोस है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। आणविक ठोस, मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। नंबर एक होगा पोलर, या एक दूसरे लिख लो नॉन पोलर और पोलर। पहले लिख लो पोलर। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये दो प्रकार के, एक ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, और दूसरा लिखेंगे अध्रुवीय, अध्रुवीय आणविक ठोस। ये दो प्रकार के हम देखेंगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि अध्रुवीय ठोस क्या है, अध्रुवीय आणविक ठोस क्या है, ध्रुवीय आणविक ठोस क्या है। जैसे हम लोगों ने पढ़ता है सत्य है, तो हम लोग दूसरा देखते हैं असत्य है। जो सत्य नहीं है वही तो हमारा असत्य है, जो ध्रुवीय नहीं है वही तो हमारा अध्रुवीय है, जो ध्रुवीय नहीं है वही तो हमारा अध्रुवीय है। तो इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे आणविक ठोसों को दो पार्टों में डिवाइडेड किया गया है, ध्रुवीय आणविक ठोस और दूसरा अध्रुवीय आणविक ठोस। जहां तक आप नोट कर लें, बताते हैं। तो हम लोग देखेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में। ध्रुवीय आणविक ठोसों में लिख देते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोसों में एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अतः इस प्रकार के ठोसों में, इस प्रकार के ठोसों में, इस प्रकार के ठोसों में एक डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स भी काम करता है। मीन समझते हैं द्विध्रुव 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 आकर्षण बल कार्य करता है। इसलिए इनका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, अत्यधिक उच्च होता है। ठीक है, आता है। इसको अपन साफ करके इसको अपन बाद में पढ़ने, पहले इसको समझ लो, क्लियर कर लो पहले। अत्यधिक क्या होता है? उच्च होता है। इसी को अपन लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। SO2 HCl। तो जो HCl है आप जानते हैं कि जिसको अपन ऐसे लिखेंगे,
इसकी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन संख्या 1, इसकी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन संख्या हमारे पास 7 है, 3 4 5 6 7। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, बट ये भी बना लेते हैं बॉन्डिंग में, बट इसको हम लोग देखेंगे क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा है। मीन्स यहाँ पर बॉन्ड तो बन जाएगा, कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, आप देख रहे हैं ना, सहसंयोजक बंध, ये बन जाएगा। लेकिन एक बात समझ में आती है, इसमें पार्शियल रूप से इस पे आ जाएगा ऋणात्मक मान डेल, और यहाँ पर आएगा पार्शियल डेल धनात्मक, तो इसकी तरफ इसकी पावर ज्यादा है, इसलिए इसका पर एरो लगा। तो ये जो होता है वो हमारे पास डाइपोल 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 अट्रैक्शन फोर्स कहलाता है, अट्रैक्शन फोर्स कहलाता है। यहां तक इसको देख के बताओ, फटाफट कमेंट करो। इसी में बता देते हैं हम आगे। ये ठोस विद्युत के कुचालक तथा नरम ठोस भी होते हैं। मतलब इसको देखते क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये था हमारे पास क्या, आणविक ठोस का पहला पार्ट पढ़ा अपन ने, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इसी को हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट, इसका नाम है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अध्रुवीय आणविक ठोस। यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लें या नोट कर लें। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या था, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अध्रुवीय आणविक ठोस। इस प्रकार के ठोसों में, इस प्रकार के ठोसों में अर्थात परमाणुओं के मध्य अध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है। जबकि ध्यान देना यहाँ पर, जबकि इनके अणुओं के मध्य, इनके अणुओं के मध्य दुर्बल वांडरवाल्स बल कार्य करता है। दुर्बल वांडरवाल्स बल कार्य करता है। ठीक है, यहां तक। अब इसके उदाहरण कौन कौन से, जैसे हम उदाहरण समझते हैं इसमें। उदाहरण में नंबर 1, जैसे क्या कह सकते हैं, H2 Cl2 I2 CCl4, ये सारे के सारे हमारे पास क्या कह सकते हैं। इसमें एक उदाहरण Ag भी सब इंक्लूड किया गया है। तो ये सारे हमारे क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हम लोग देखें तो एक एक इलेक्ट्रॉन था इसकी बाहरी कक्षा में, तो फाइनली ये जो बॉन्ड बनेगा वो ये बन जाएगा। तो ना तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी भी ज्यादा है, अगर इसकी ज्यादा माने तो इसकी भी ज्यादा, इसकी कम तो इसकी भी कम, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए इनके बीच में कोई भी डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। क्लियर है यहाँ तक। इसीलिए ये हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर
मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, यहां तक क्लियर है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इसलिए ये विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। जबकि इनका गलनांक अत्यधिक कम होता है। हालांकि आपका थ्योरिकल पोर्शन नहीं है, बट आपके एमसी क्वेश्चन है, तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो H2 है या Cl2 है या I2 है, CCl4 है, ये किस प्रकार का क्रिस्टलीय सॉलिड है। तो आपको बता देना है ये आणविक क्रिस्टलीय सॉलिड है। ठीक है। अच्छा, इसमें भी क्वेश्चन पूछ लेंगे निम्नलिखित में कौन सा आणविक क्रिस्टलीय सॉलिड है, तो आप कह देंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ठीक है, यहां तक। तो इसका जो अगला लेक्चर रहेगा 5वां, वो अपने अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसको शेयर करें, और जो भी आपको डाउट है वो हमें कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।